नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और सबसे पहले बात करते हैं सौपा बॉन्ड डेटा। एसबीआई का दावा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा दे दिया गया है। एसबीआई ने कहा है कि हमारी ओर से अब कोई कोर कसर बाकी नहीं है और हमने इसकी सारी डिटेल निर्वाचन आयोग को जैसा बताया गया था वैसा ही सौंप दिया है। नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर में भी शामिल हैं और पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। 18 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दी जाए और इसके लिए 21 मार्च की शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन बैंक ने दोपहर करीब 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस मामले में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने सीधे तौर पर बता दूं आज हलफनामा दाखिल कर दिया है। उसने सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश थे उनका पालन किया है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जो दानकर्ता थे या लाभार्थी थे, जो चुनावी बॉन्ड था, उनकी संख्या, उनकी लिस्ट, उनके नाम, उनसे जुड़े हुए अमाउंट सब जो है सीधे तौर पर एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। और उसके बाद सीधे तौर पर कौन चुनाव आयोग को दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज शाम 5 बजे तक का समय था ये हलफनामा दाखिल करने का, पूरी संख्या देने का। लेकिन समय से पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उन्हें दे दिया है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब ये डेडलाइन जो थी शाम 5:30 बजे तक के लिए दी गई थी और ये पूरा जो एक प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया गया था। एसबीआई का जो चुनावी बॉन्ड को लेकर डेटा है वो फिलहाल सबमिट किया गया था। बढ़ते आगे बात करते हैं अकाउंट फ्रीज मामला। बीजेपी पर हमला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन समेत अन्य दिग्गजों ने सिलसिलेवार तरीके से आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से मुश्किलें और चुनौतियां भी गिनाई हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि सबसे पुरानी पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर तक नहीं भेज पा रहे हैं और रेल टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। अजय माकन का भी यही कहना था कि पार्टी चुनावी पैम्पलेट तक नहीं छपवा पा रही है, विज्ञापन बुक नहीं कर पा रहे हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं, लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है, हमें असहाय बनाकर चुनाव में उतारना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद जरूरी है। निष्पक्ष चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई निकलकर सामने आई और किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी होते हैं। राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए
लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो। लाल कृष्ण कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो बयानबाजी सामने आई है, पंगु बनाने की कोशिश, ये कांग्रेस का आरोप, लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है, इस तरीके की बयानबाजी। हालांकि बीजेपी ने पलटवार भी किया है इस बयान को लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है जो इस तरह की रवैया पार्टी अपना रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी, वो भी उस पार्टी के लिए जिसका अहम योगदान है देश की आजादी में। 150 साल के इतिहास है और 1947 के बाद हम लोग भी सत्ता में रहे और आज तक हमने किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया। अकाउंट फ्रीज करने से पहले आरबीआई का गाइडलाइंस होता है, समन दिया जाता है, रीजन दिया जाता है, शो कॉज नोटिस दिया जाता है एंड देन कोई एक्शन लिया जाता है। तो इस तरह का हरकत जब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो ये तो इट इज शोइंग हिज चीपेस्ट क्वालिटी। इट डू नॉट वर्थ ए प्राइम मिनिस्टर। एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह का एक चीपेस्ट क्वालिटी कीजिए कि किसी भी पार्टी को चुनाव के वक्त में आप उसके अकाउंट को इंटेंशनली फ्रीज कीजिए। अरे चंदा चोर आपको बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कांग्रेस ने नहीं बोला है। और इस तरह की जो भड़ास, अपनी जो तकलीफ वो बताना चाह रहे हैं, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और पूरी ताकत से मैं इनका विरोध कर रहा हूं। और ये वो भ्रम नहीं पाले कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर देने से जनता हमारे साथ नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है, इसलिए आरोप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं बदायूं कांड को लेकर। तो फिलहाल आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से अकाउंट फ्रीज किया गया है, इसको लेकर कांग्रेस का बयान निकलकर सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को फ्रीज करने की कोशिश की गई है। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। बदायूं के एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बदायूं की घटना को लेकर। दोनों भाई वहां से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहां से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है, तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी और पूछताछ की जा रही है गहराई से, और उसके द्वारा जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है, जिनके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। सर, हत्या में अकेले साजिद क्या था कि जावेद भी क्या था इसके साथ में घर के अंदर? दोनों साथ गए थे। जावेद का ये कहना है, देखिए हमारे पास अभी मुलजिम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेकिंग बाकी है। उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था। आसपास के जो कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई, उनका भी ये कहना है कि जावेद वहां दिखाई पड़ा है। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए, इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे।
चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी कुछ और चीज़ों की भी जानकारी मिलने की संभावना है, जिस पे हम अपनी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। साजिद को भगाने में जावेद ने ही मदद की थी शुरुआत में। दोनों वहाँ साथ में गए थे और कॉमन इंटेंट था और भागने में भी दोनों साथी थे। जावेद को पता था कि ये साजिद हत्या करने जा रहा है। उसका कहना है, अभी तक उसने कहा है कि साहब जब वो छुरी लेके आया था तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो हत्या करने जा रहा है, लेकिन उसके वायलेंट नेचर के बारे में उसको पता था और ये भी पता था कि जब वो घटना करने ऊपर गया, जब नीचे लौट के आया तो वो घटना करने आया था और दोनों साथी वहां से भागे। सर ये भागे तो क्या किसी मोटिव की बात हुई जो इसने बताया हो कि साजिद ने कुछ बताया हो भागने के बाद? उसके विषय में अभी उसने कुछ नहीं बताया है, पूछताछ अभी जारी है और अभी और तथ्यों का पता लगा। एक सवाल है, जावेद जब भागा है और जब उसे बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने अपना एक वीडियो वायरल किया। उस वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि वो घटनास्थल पर भाई नहीं हुआ, वहां पर गया ही नहीं, वो डर से भाग गया। लोगों ने उसे फोन किया कि अब तुम्हारे भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद वो भाग गया दिल्ली से वो फिर बरेली आया कि उसका भी इनकाउंटर ना हो जाए। तो इस बात का डर था, ये वीडियो वायरल किया गया है जावेद की ओर से। ये वीडियो प्राप्त हुआ है जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और आज उसने बरेली जनपद में एक तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पित किया है। ये बात भी सही है, वहाँ से पुलिस उसको ला करके पूछताछ कर रही थी। घटना के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो उसमें शामिल था या नहीं था, ये उसका वर्जन है और जो कुछ भी हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं हम उनकी जांच पड़ताल। संगीता जो है जावेद से संपर्क कर रहा था, वो कौन व्यक्ति? वाले कह रहे हैं कि पुलिस वहां पहुंची थी तभी दरवाजा खुला और तो बाइक से लेके बाइक पे फैमिली के लिए इसको दिया है सर, लोग पुलिस को किया गया है। कैसे उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की? सर इसमें साफ देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, घर वालों ने आप लोगों से क्या कहा है वो एक अलग बात है। हम लोगों ने उनसे जो अलग से बात की है, पूरी जांच पड़ताल की है, वो उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी हमने अपने फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं हम उन सब की जानकारी कर रहे हैं। सर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता है कि संगीता कह रही है कि मैं उससे जिंदगी में पहली बार मिली हूँ, अभी जो जावेद अरेस्ट हुआ, जावेद कह रहा है कि वो उसके घर जाया करता था, रिलेशन कोर्डियल थे, आना जाना था। बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या संगीता से भी सवाल नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्ट्राडिक्शंस अगर हैं तो उन सारे कॉन्ट्राडिक्शंस की जांच की जाएगी, संगीता से भी बात की जाएगी। आज उनके घर के लोगों से भी डिटेल में हम लोग की वार्ता हुई है और सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। विवेचना अभी पूरी तरह से ओपन है, तो अभी इसमें जितने भी फैक्ट्स आएंगे सबको एग्जामिन किया जाएगा। तो बदायूं के एसएसपी को आप सुन पा रहे थे। बदायूं घटना को लेकर तमाम ऐसे तथ्य जो सामने आए हैं उसी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल जारी रहेगी। अभी भी बहुत कुछ निकलकर सामने आना बाकी है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली से बड़ी खबर, तीसरे लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो बदायूं कोयम्बटूर से अन्नामलाई के नाम का ऐलान किया गया है। तमिलासाई चेन्नई से साउथ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। 9 नामों को इस लिस्ट में शुमार किया गया है। तीसरी लिस्ट बीजेपी की जारी, तो 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस लिस्ट में। कोयम्बटूर से अन्नामलाई उम्मीदवार होंगे और तमिलासाई चेन्नई साउथ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं। गिरफ्तारी से झटका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से माफ कीजिएगा, झटका लगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है और केजरीवाल की याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर रोक और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट के दस्तावेज देते हुए कहा है कि हम कोर्ट के कहने पर आपको दस्तावेज दिखा रहे हैं, याचिकाकर्ता इनकी मांग ना करे। ईडी के वकील एएसजी राजू ने साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई नहीं करना चाहिए। जो राहत कल नहीं मिली वो राहत ये आवेदन दाखिल करने से नहीं मिल सकती है। ईडी ने हाई कोर्ट में कहा है कि हमारे पास तो समन करने का अधिकार है और उनको हमारे समन पर आकर जांच में सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। एएसजी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और इस याचिका की मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाए। ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पार्टी के अध्यक्ष हैं। ईडी ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो समन का पालन ना करें। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र रागी जी, स्वागत है आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से समन को लेकर बार बार ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं और जवाब तलब किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल का पेश ना होना, क्या कहेंगे? सुरेंद्र राठी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि लगातार समन भेजने के बाद भी अभी तक पेश नहीं हुए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और गिरफ्तारी पर रोक से साफ इनकार कर दिया गया है। केजरीवाल पूछताछ को लगातार लेकर हाजिरी नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो गिरफ्तारी से बचाव पर यह पूरा मामला फिलहाल लटकता हुआ नजर आया। और अब बात करते हैं फैसला बड़ा राह जुदा। अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल और पड़ोसी कौशाम्बी लोकसभा सीट से अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी उतारने की घोषणा से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इससे इंडिया गठबंधन के मतों का बिखराव होगा और सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलना तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच की सियासी स्थिति को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब दोनों दलों के बीच कोई गठबंधन नहीं है और वैसे इन दोनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी ही काबिज है। आपको बता दें कि बसपा से अलग होकर 1995 में अपना दल गठित करके डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने फूलपुर को ही कर्मस्थली बनाया था और वो 1996 से 2009 तक 5 बार लोकसभा चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए, लेकिन पहली बार सिर्फ 2426 वोट ही पा सके और धीरे धीरे पकड़ मजबूत हुई और 1998 के चुनाव में उन्हें करीब 42,152 और फिर 1999 में करीब 12,77,180 मत ही हासिल हो सके। बढ़ते आगे, सरकार को हिदायत, अब बंद करें कवायद। निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो विकसित भारत
संपर्क के तहत व्हाट्सएप संदेश भेजना तुरंत बंद करें। दरअसल बीते दिन बड़ी संख्या में लोगों को विकसित भारत संपर्क के तहत व्हाट्सएप संदेश भेजे गए थे और इसका मकसद सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। मामले की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश जारी किए और चुनाव आयोग ने कहा है कि ये कदम चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और आयोग की ओर से उठाए जा रहे जरूरी कदमों का हिस्सा है। आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। और अब बात करते हैं सजी डोली मसान होली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महादेव के भक्तों ने हरिश्चंद्र घाट पर मसान होली खेली तो माहौल कोलाहल से भर उठा। दरअसल चिता की राख से होली खेलकर श्रद्धालु खुश नजर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महादेव के भक्तों ने हरिश्चंद्र घाट पर मसान की होली खेली। चिता की राख से होली खेलकर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए। सदियों पुरानी इस परंपरा का पालन बाबा के भक्त सदियों से करते आ रहे हैं। चिता की राख से होली खेलना शुद्धिकरण और महादेव की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर शहर में एक धार्मिक जुलूस भी निकाला गया। भक्तों के साथ नागा साधु भी जुलूस में नजर आए। यहाँ पहली बार आई हूँ काशी और आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की होली देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सच में मेरा तो हर बार का मन है कि मैं हर साल यहाँ पे आऊँ। बनारस की होली के बारे में आपने सुना था और क्या देखा आपने? मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस मैंने पहली बार देखा है क्योंकि लोग कहते थे यहाँ पे बहुत अच्छी होली मनाई जाती है। यहाँ मसाने की राख से होली मनाई जाती है। वैसे तो हर जगह रंगों से मनाई जाती है पूरे देश में, लेकिन यहाँ का स्पेशल होली देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रंग भरी एकादशी के मौके पर मसान की होली से काशी की सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर देश दुनिया ने देखी। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये छुट्टियां रद्द की गई। 22 से 27 मार्च तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। होली के त्यौहार को लेकर ये छुट्टियां रद्द की गई हैं। छुट्टी पर गए जवानों को फिलहाल वापस आने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।